हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू P2S क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कैसे होता है, हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण की डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो क्या कही जाएगी, तो वह रासायनिक समीकरण कही जाएगी। देखिए, रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद उनके पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के साथ, जो प्रतीक होते हैं और उनके सूत्र के साथ लिखा जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक अवस्थाएं होती क्या हैं और जो प्रतीक हैं, अभिकारक। प्रीवियस वीडियो में हमने कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल के में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में H2+O, एरो क्या बना था हमारा, H2O बना था, यानी जल बना था। तो H क्या है हमारा, एक प्रतीक है, हाइड्रोजन है ना। H क्या है, एक हाइड्रोजन है। H हाइड्रोजन है और O क्या है हमारी, ऑक्सीजन है। तो इनके H जो लिखा गया है वो क्या है, वो प्रतीक है। और जो पूरा देखिए, यहां से जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो H2O क्या है, ये उत्पाद है, उत्पाद है। तो यहां समझ लेते हैं कि जैसे परिभाषा हमारी क्या कह रही है, H2+O, ये क्या है, अभिकारक हैं। ये कौन से हैं, ये अभिकारक हैं। तो अभिकारक जो होते हैं अभिक्रिया को में भाग लेते हैं, ठीक है। और उत्पाद जो होते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, ये क्या हैं, अभिकारक हैं। और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक, जो उत्पाद हैं पदार्थ के क्या हैं, प्रतीक हैं। प्रतीक अथवा सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो सूत्र हमारे कौन से, जैसे H है, H क्या हाइड्रोजन है, O क्या है ऑक्सीजन है, ये सूत्र हो गए। तथा प्रतीकों को भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। तो भौतिक अवस्था कौन कौन सी, जैसे हाइड्रोजन किस अवस्था में, तो हाइड्रोजन हमारी गैस अवस्था में है। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, तो ऑक्सीजन ही हमारी गैस अवस्था में है। और यहाँ H2O यानी जल किस अवस्था में यहाँ प्राप्त हुआ, तो जल हमारा लिक्विड अवस्था में प्राप्त हुआ, यानी जल। अगली हेडिंग हम देखेंगे कि पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन। अगली हेडिंग है हमारी प्रतीकों की भौतिक अवस्था। तो प्रतीक के भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, प्रतीक की भौतिक अवस्था पहली हम देखेंगे। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था द्रव और तीसरी अवस्था गैस और चौथी अवस्था हमारी होती है जलीय विलयन। देखिए, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड। और इसे यस अक्षर से लिखा जाता है, सॉलिड कहते हैं और इसे यस अक्षर से लिखा जाता है। द्रव को लिक्विड कहते हैं और इसे यल अक्षर से लिखा जाता है। गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं
और इसे स्मॉल जी से लिखा जाता है। जलीय विलयन को इंग्लिश में इक्वेस कहते हैं। और इसे AQ से लिखा जाता है। तो ये हमारी प्रतीकों की भौतिक अवस्थाएं 4 प्रकार की हो गई। पहली ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं और इसे यस अक्षर से व्यक्त करते हैं। दूसरी है द्रव, इसे लिक्विड कहते हैं और इसे यल अक्षर से व्यक्त करते हैं। तीसरी है गैस, इसे जी अक्षर से व्यक्त करते हैं। और चौथी है जलीय विलयन यानी इक्वेस और इसे AQ से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गई। उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम की जो रिबन का मतलब तार जो होता है, उसको वायु में जलाने पर, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ को हम दहन करते हैं तो ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। तो हम देखेंगे उदाहरण, मैग्नीशियम को जलाने पर रिएक्शन देखेंगे, अभिक्रिया, मैग्नीशियम हो गया और किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या प्राप्त होगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसे रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। क्या होता है, Mg। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O होता है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए यह जब दहन होगा, इसका जब दहन होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, MgO। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राप्त हुआ, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रासायनिक जो समीकरण है पूरी तरह से संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या है, O2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यह हम कह सकते हैं जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, इस प्रकार की अभिक्रिया को कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया अभी पूर्ण नहीं है। अब देखिए अगली हेडिंग हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यहां देखिए मैग्नीशियम हमारा 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। इस तरह तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये कंकालीय अभिक्रिया हो गई। कौन सी, कंकालीय अभिक्रिया हो गई। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान या होता है, ना तो द्रव्यमान का विनाश हो सकता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों तथा अभिकारकों के तत्वों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका उत्पाद तथा अभिकारकों के तत्वों के प्रमाण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। अगली हेडिंग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस तरह से रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले
देखिए सबसे पहले हम लेते हैं जिंक लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हम लिख लेते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा हमें? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। तो देखिए यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसे रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे? तो देखिए जिंक का सूत्र होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये क्या है? जिंक है हमारा और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट। तो Zn, देखिए जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट। तो ZnSO4 और प्लस कौन सी हमें क्या प्राप्त हो रहा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या बचा? हाइड्रोजन बचा है। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और एरो लगा देंगे, इसका मतलब है हमें गैस प्राप्त हो रही है। तो हम जानेंगे कि ये क्या है। यह अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इधर क्या प्राप्त हुआ? हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। हमें यह ध्यान रखना है कि जो तीर के पीछे की तरफ होते हैं अभिकारक कहलाते हैं और तीर के आगे वाले भाग जो प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब हम देख लेते हैं कि यह जो समीकरण है वह हमारी संतुलित है या नहीं है। देखिए जिंक यहाँ है, जिंक देखिए जिंक हमारा कितने हैं? जिंक यहाँ पे कितना है? 1 है। जिंक यहाँ कितने? 1। अभिकारक में कितने? 1 हैं। उत्पाद में कितने? 1 हैं। हम इसको एक टेबल के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। Zn प्लस H2SO4 क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन प्राप्त हुई। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभिकारक और जो उत्पाद हैं क्या ये समान है? जितने अभिकारक में परमाणु भार हैं या परमाणुओं की संख्या है, क्या उतने उत्पाद में की संख्या? तो एक टेबल के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे अभिकारक, फिर उत्पाद। तो देखिए तत्व में कौन कौन से तत्व हमारे पास हैं? तो Zn है यानी जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो कितने तत्व हैं? 1 2 3 4। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 4। उत्पाद में देख लें कोई तत्व है? तो जिंक है, जिंक हमने ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। अब अभिकारक में हम काउंट करेंगे कि जो तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अभिकारक में देखेंगे जिंक कितना है यहाँ पे? तो जिंक 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। उत्पाद में देखेंगे जिंक कितने हैं? तो जिंक यहाँ उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे अभिकारक में कितने हैं? तो हाइड्रोजन अभिकारक में 2 हैं, 2 हम लिख लेते हैं। उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिख लेते हैं। सल्फर देखेंगे अभिकारक में कितने हैं? 1 है, तो यहां पर 1 लिख लेते हैं। उत्पाद में देखेंगे कितने हैं सल्फर? तो 1 है, तो 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन देखेंगे अभिकारक में कितने? 4 हैं, तो यहां पर 4 लिख लेंगे। उत्पाद में देखेंगे कितने हैं? तो 4 हैं, तो कितने हैं यहाँ? ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? तो 4 हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिंक की संख्या अभिकारक में कितनी? 1 है, उत्पाद में भी 1 है।
हाइड्रोजन अभिकारक में 2 हैं, उत्पाद में भी 2 हैं। सल्फर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 4 हैं, उत्पाद में 4 हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है। देखिए अभिकारक अभिद्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमने पढ़ा था, ना तो कोई ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊष्मा का हम विनाश कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ना अभिकारक में किसी तत्व को उत्पन्न कर सकते हैं ना किसी उत्पाद में। अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारक के तत्व और उत्पाद के तत्व क्या है, समान हो तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, आपने देख लिया कि अभिकारक के तत्व और उत्पाद के तत्व क्या है, लगभग बराबर होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए। तो यह अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है। कहते हैं कि यह अभिक्रिया अभिकारक तथा उत्पाद में समान है, अतः यह रासायनिक। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड नंबर। देखिए हमें लोहा लेते हैं और H2O जल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि हमारी रासायनिक समीकरण जो है या रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर Fe कितना है, Fe यहाँ ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और तीर के सिरे की तरफ उत्पाद हो गया। तो देखिए यहाँ फेरस कितना है, यहाँ लोहा कितना 1 है और यहाँ लोहा 3 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए क्या रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है। अभी हमने आपको टेबलेशन वाली विधि बताई है तो हम इसे टेबलेशन द्वारा फिर समझ लेते हैं। तत्व लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अभिकारक और एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। तो यहां देखेंगे तत्व कौन कौन से हैं, तो Fe यानी लोहा है हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभिकारक में तत्वों की संख्या देखेंगे कि तत्व की संख्या कितनी, यहां लोहा कितना है, 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। उत्पाद में देखेंगे कि यहां पर लोहे की संख्या कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो क्या रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है? देखिए यहां रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। देखिए जब संतुलित ना हो तो हम इन्हें परमाणु संख्याओं बढ़ा सकते हैं। तो यहां अगर जो हम 3 से अभिकारक में अगर यहां 3 से हम 1 की गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यानी कह सकते हैं कि हमारे अभिकारकों में अगर यहां हम 3 बढ़ा दें तो लोहे की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में समान हो गई। देखिए यहां 3 बढ़ गया तो यहां अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहां पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यानी ये समान है तो इसको रहने देते हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, यानी कहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, लेकिन उत्पाद में कितने हैं, 4 हैं। तो अगर हम यहाँ 4 कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अगर यहां हम 4 कर दें तो ऑक्सीजन की संख्या समान हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन यहां देखिए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन यहाँ तो यहां देखिए अगर तो यहां हमको बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, इसकी गुणा हम 4 से कर दें,
अभिकारक में गुणा हम किसकी कर दें 4 से, तो 4 दूनी कितने प्राप्त हो जाएंगे 8 प्राप्त हो जाएंगे। तो उत्पाद में भी हमको 4 से इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ कितने, जितने हम यहाँ संख्याएं बढ़ाएंगे, अभिकारक में अगर हमने 4 बढ़ाए हैं तो अभिकारक में हमको 4 लिखना पड़ेगा। उत्पाद में हमने अगर 4 बढ़ाए हैं तो उत्पाद में भी हमको 4 लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है या नहीं। तो यहाँ देखिए हमने 4 बढ़ाए थे तो यहाँ 4 हो गए, तो 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब हमारी रासायनिक समीकरण जो है पूरी तरह से संतुलित है। तो अब देखेंगे अभिकारक और उत्पाद में क्या है। अभिकारक में अब इसकी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं बहुत जरूरी है। जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो आप भौतिक अवस्थाएं जरूर लिखा करें। देखिए यहाँ जो फेरस है, लोहा है, वो किस अवस्था में, तो लोहा सॉलिड अवस्था में है। H2O ये किस अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में है। Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड किस अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में है। और H2 ये किस अवस्था में, ये गैस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है। और कोई भी जब हम गैस दिखाते हैं, हाइड्रोजन कैसी गैस, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस है, इसीलिए हम इसे एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वातावरण में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए एरो हम दिखा देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर तत्वों में देख लें, अभिकारक में एक बार फिर से देख लें, उत्पाद में देख लें। तो अभिकारक में 3, देखिए आयरन के कितने परमाणु हैं 3 हैं, उत्पाद में भी कितने हैं 3 हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये समान है। हाइड्रोजन में देख लेते हैं 4 दूनी 8, हाइड्रोजन में कितने हैं 4 दूनी 8, यानी ये हाइड्रोजन क्या है संतुलित है। ऑक्सीजन में देख लेते हैं 4, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। देखिए जब भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो हम बाहर की तरफ हम जो भी परमाणु को लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ करना है तो हम बाहर परमाणुओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं, अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगला उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। हम देखेंगे Mg+O2 यानी 2MgO। तो क्या यार रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 2 है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ कितना है 2 है। तो हम उसी टेबलेशन के अनुसार देखेंगे। अगर आप 5 या 6 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए अभिकारक में हम 2 Mg में मैग्नीशियम में अगर हम 2 परमाणु बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम देखिए यहाँ मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितने 2 हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है वह पूरी तरह से संतुलित है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जो भी आपका सुझाव है प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फ्रेंड्स क्लास 9 से क्लास 12 तक साइंस की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।